गुड आफ्टरनून बच्चों। आज हम आपको एक अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है घर्षण यानी फ्रिक्शन। फ्रिक्शन यानी घर्षण, ये क्या है? घर्षण क्या है? आप लोगों ने महसूस किया है, देखा है, लेकिन आपको पता नहीं है। ये दैनिक जीवन में हम आपके लिए पर डे जो है हमारे सामने उपस्थित होता है। सीधी सी बात बता दें हम, ये घर्षण क्या है? एक स्वाभाविक गुण होता है। किसका स्वाभाविक गुण? एक बल का स्वाभाविक गुण होता है। यानी गति का जो विरोध करने वाला बल होता है उसको घर्षण बल कहते हैं, तथा इस गुण को हम क्या कहते हैं? घर्षण कहते हैं। घर्षण उसकी क्वालिटी है और घर्षण बल जो है वह एक नाउन है, यानी एक कार्यरत उस पर बल है। तो घर्षण बल क्या होता है? गति के विरुद्ध कार्यरत बल को घर्षण बल कहते हैं। Those kinds of force which are acting on the opposite direction of motion is called frictional force. Is called frictional force. और ये जो इंसिडेंट है या क्वालिटी है या घटना है उसको हम क्या कहेंगे? घर्षण कहेंगे। तो घर्षण हर जगह लगता है और घर्षण का लगना एक अच्छी बात है, क्योंकि हम चलते हैं फिरते हैं, जमीन में घर्षण होता है और उसके कारण हम फिसलते नहीं हैं। आपने देखा होगा कई बाथरूम में या जहाँ टाइल्स वगैरह लगा हो, जहाँ चिकना स्थान हो, वहाँ फिसलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं और पैर फिसल भी जाते हैं। उसका कारण क्या होता है? उस प्लेस पर आपका घर्षण कम होता है। जहाँ घर्षण कम होता है वहाँ पर आपको फिसलने का चांस ज़्यादा है। इसलिए घर्षण के बारे में कहा जाता है घर्षण एक आवश्यक बुराई है। बुराई है लेकिन एक आवश्यक बुराई है। घर्षण क्या है? एक आवश्यक बुराई है, यानी आवश्यक भी है लेकिन ये बुराई है। सारी बुराई आवश्यक नहीं होती, लेकिन घर्षण एक बुराई है जो आवश्यक है। अगर घर्षण न होता तो प्रॉपरली वी कैन नॉट वॉक प्रॉपरली, है ना, हम कोई काम भी नहीं कर सकते थे। इसलिए घर्षण एक आवश्यक बुराई है जो सदैव गति के विरुद्ध दिशा में चलता है। आप जिधर गति करेंगे उसके विपरीत दिशा में कार्यरत होगा। तो आइए हम सबसे पहले घर्षण बल की चर्चा करेंगे। घर्षण की तो चर्चा कर चुके। घर्षण बल हमने बताया, घर्षण बल क्या है? इसको अंग्रेजी में बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स यानी घर्षण बल क्या है बच्चों? गति के विरुद्ध कार्यरत बल को हम घर्षण बल कहते हैं। Those kinds of force which are acting on the opposite direction of motion is called frictional force. ओके, तो घर्षण बल होता है गति के विरुद्ध। अब हमारा ये कोई आपका तल है, इस तल पर बच्चों, इस तल पर एक आपका यम द्रव्यमान का गुटका रखा गया है। ये आपका यमजी जो फोर्स है वह नीचे की ओर कार्य करता है। इसका जो रिएक्शन फोर्स है बच्चों, आप जानते हो एक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में रिएक्शन होता है। इफ एक्शन ऑन एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, देन रिएक्शन applied on the opposite direction, that will be upward direction, यानी ऊपर की ओर रिएक्शन फोर्स कार्य करेगा। अब यहां से आपको ये पता है बच्चों कि फ्रिक्शन जो होगा, जैसे मान लीजिए F बल से हम इसको खींचे, तो मेरा बल F है, F बल से हम इसको खींचना चाहते हैं। F बल से खींचने पर इसमें एक फ्रिक्शनल फोर्स कार्य करेगा, है ना।
जो इसको रोकने का प्रयास करेगा उसको हम फ्रिक्शनल फोर्स यानी एफ या एफ के का भी नाम दे सकते हैं, हम एफ से इसको डिनोट करते हैं। अब एक बल इधर लग रहा है, एक बल इधर लग रहा है। अब जब दो वेक्टर लगते हैं, बल क्या है, एक सदिश राशि है, जब दो वेक्टर लगते हैं तो इसका परिणामी कुछ इस डायरेक्शन में एक्ट करता है, कार्य करता है, कुछ इस डायरेक्शन में होता है जो यहां से थीटा कोण पर होता है। अब इसको हम क्या करते हैं, एक समांतर चतुर्भुज अगर निर्माण कर देते हैं तो ये आपका थीटा कोण है। अब इस थीटा कोण के कारण इस जो आपका यहां पर ये बल है, इसको परिणामी को हम अगर P लिख दें तो इसका आप देख सकते हैं, इसका वियोजन हम कर सकते हैं। R का वियोजन यानी P का वियोजन इस डायरेक्शन में भी हो सकता है, इस डायरेक्शन में भी हो सकता है। तो आप यह देख सकते हैं कि वास्तव में इसका मान क्या है, दोनों डायरेक्शन में इसकी वैल्यू क्या होती है। तो हमें आप लोग बताएंगे कि इस डायरेक्शन में इसका मान क्या होगा, इस डायरेक्शन में इसकी वैल्यू क्या होगी, इस डायरेक्शन में इसकी वैल्यू क्या होगी। इस डायरेक्शन में एफ cos थीटा तो यहां है, ये आपका थीटा कार्यरत है। अगर इस r का वियोजन इस डायरेक्शन में होगा तो क्या हो जाएगा, और इसका इस डायरेक्शन में वियोजन होगा तो क्या हो जाएगा। इसका इस डायरेक्शन में अगर वियोजन होगा तो क्या होगा, जल्दी बताइए। इस डायरेक्शन में अगर इस फोर्स R का ही हमको वियोजन करना हो, इस P का वियोजन अगर हम इस डायरेक्शन में करेंगे तो क्या होगा, P sin थीटा हो जाएगा, P cos थीटा हो जाएगा। इसका इस डायरेक्शन में वियोजन करेंगे तो क्या होगा, cos थीटा होगा। तो इसमें कैसे हम निकालेंगे बताइए। इसका वियोजन हम अगर इस डायरेक्शन में कर रहे हैं तो इस डायरेक्शन में इसका वियोजन हो जा रहा है P cos थीटा। क्या हो जा रहा है, P cos थीटा हो जा रहा है। और इस डायरेक्शन में अगर इसका हम वियोजन करेंगे तो क्या हो जाएगा, P sin थीटा हो जाएगा। P sin थीटा इस डायरेक्शन में वियोजन हो जाएगा। अब यहां से आप देख सकते हो कि ये फोर्स जितना लग रहा है उतना ही फोर्स यहां लगेगा, यानी एफ यहां कार्य करेगा। ये आपका एफ होगा, ठीक। और R आपका इधर लग रहा था, इसका वियोजन ऑलरेडी P cos थीटा होगा, लेकिन इसके वियोजन को हम न अगर लिखें क्योंकि इसकी हमें जरूरत नहीं है तो हमने ऐसे पूछ लिया। तो अब बताइए एफ इधर लगेगा, R इधर लग रहा है, ये कैसा त्रिभुज हो जाएगा, समकोण त्रिभुज। तो आप बताइए R इस डायरेक्शन में है, एफ यहां पर है। तो इस त्रिभुज में, त्रिभुज का अगर कुछ नाम दे दें तो त्रिभुज का नाम अगर हम कुछ दें तो इस त्रिभुज में क्या हो जाएगा बच्चों, त्रिभुज में क्या मिलेगा आपको, tan थीटा बराबर एफ बटा R। क्या मिलता है, एफ बटा R। यही जो थीटा है वह क्या होता है, घर्षण कोण होता है। क्या कहते हैं, घर्षण कोण। इस थीटा को हम क्या कहते हैं, घर्षण कोण कहते हैं। तो ये आपका घर्षण कोण का जो आपका टेंजेंट होता है उसको हम बोलते हैं घर्षण गुणांक। यानी थीटा क्या है, घर्षण कोण है। यहां पर आप लिख सकते हो, यदि थीटा घर्षण कोण हो तो tan थीटा बराबर इतना। tan थीटा को ही हम बोलते हैं म्यू। ये होता है म्यू बराबर tan थीटा। tan थीटा वास्तव में इसकी प्रवणता होती है और प्रवणता को हम क्या बोलते हैं, म्यू। ये है आपका घर्षण गुणांक, घर्षण गुणांक। तो घर्षण गुणांक ये हो गया म्यू, म्यू बराबर हो गया एफ बटा R। इसकी परिभाषा अगर देनी हो बच्चों, घर्षण गुणांक की एक आपका ये सूत्र बन गया, म्यू इक्वल टू होता है एफ बाई R। या घर्षण बल क्या हो जाएगा, पहले तो इसकी परिभाषा की हम चर्चा कर लें। तो घर्षण बल तथा
अविलंब बल के अनुपात को क्या कहते हैं? घर्षण गुणांक कहते हैं। अब यहां से बन जाएगा Fs बराबर म्यू आर। Fs बराबर क्या हो जाएगा? म्यू आर। तो Fs का मान बच्चों म्यू आर हो गया, तो जहां जरूरत होगी यानी घर्षण बल का मान हो गया हमारा म्यू आर। अब आप अगर घर्षण कोण की परिभाषा देना चाहते हो तो क्या लिखेंगे आप लोग? आप ये लिखेंगे कि घर्षण बल तथा अविलंबोत बल, जिसको हम क्या कहते हैं, इसकी क्या है? प्रतिक्रिया बल। तो प्रतिक्रिया बल का परिणामी ऊर्ध्वाधर से जितना कोण अंतरित करता है, घर्षण बल तथा प्रतिक्रिया बल ऊर्ध्वाधर से जितना कोण अंतरित करता है वह कोण क्या कहलाता है? घर्षण कोण कहलाता है। तो घर्षण कोण की परिभाषा लिखी जा सकती है। तो यहां पर घर्षण गुणांक, घर्षण बल और घर्षण कोण, ये तीन बातें बताई गई। घर्षण बल, घर्षण गुणांक और घर्षण कोण। तो घर्षण बल क्या है? Fs है। घर्षण गुणांक क्या है? म्यू है। घर्षण कोण क्या है? थीटा है। तीनों बातें स्पष्ट हो गई। अब इसके बाद आप देख सकते हो, अगर हमको जनरल आपको यहाँ पर संतुलन अगर करना हो तो संतुलन के लिए आप क्या कर सकते हो इसमें? अब इसमें दो प्रकार का संतुलन आपके लिए स्वाभाविक है। तो अगर दो प्रकार का संतुलन है, ये तो हमने निकाला, घर्षण बल का संतुलन अगर आपको निकालना हो या दिखाना हो, इसको हम अलग एक हेडिंग से दिखा सकते हैं। तो ये आपका कोई रुक्ष तल है। अब इस तल पर ये आपका कोई मास है, यम द्रव्यमान का मास है बच्चों। इस साइड में आपका फ्रिक्शनल फोर्स, इस साइड में आपका क्या लगेगा? घर्षण बल। क्योंकि यफ अगर खींचना चाहेगा तो घर्षण उसका विरोध करेगा। ये म्यू आर होता है। कितना लगता है? म्यू आर लगता है। आर प्रतिक्रिया बल और यम जी नीचे की ओर लगता है। तो घर्षण बल जो होता है Fs, वह गति की अपोजिट डायरेक्शन में है। यदि मान लीजिए यह पिंड स्थिर है तब तो ये चलेगा नहीं, तो इसका त्वरण क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। अगर ये पिंड स्थिर अवस्था में है, स्थिर अवस्था में, स्थिर अवस्था में क्या हो जाएगा बच्चों? क्षैतिज संतुलन पहले करते हैं या पहले ऊर्ध्वाधर क्या करें? ऊर्ध्वाधर संतुलन करने पर तो ऊर्ध्वाधर में तो कोई परिवर्तन होगा नहीं, आर बराबर आपका एम जी हो जाएगा। और क्षैतिज संतुलन अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा? क्षैतिज संतुलन कर रहे हैं तो ये पिंड संतुलन में है। संतुलन करने पर ये पिंड संतुलन है, कैसे? ये हो जाएगा F माइनस म्यू आर बराबर 0। क्यों? क्योंकि यह गति नहीं कर रहा है, त्वरण क्या है? शून्य है। इसका अगर मास यम है तो यम गुणित 0 कर देंगे तो यह हो जाएगा F माइनस म्यू आर बराबर 0, यानी F बराबर म्यू आर। संतुलन के दृष्टिकोण में इस तरफ लगने वाला बल इस तरफ के बराबर होगा। यदि स्थिर अवस्था में नहीं है, गतिशील है, गतिशील है बच्चों, तो क्या हो जाएगा? गतिशील अवस्था में क्या होगा? उस स्थिति में इसका त्वरण होगा, हम मान लेते हैं ए त्वरण से इधर आगे बढ़ेगा। तो फिर आपको देखना पड़ेगा कि कितना है। तो उस स्थिति में F माइनस म्यू आर इज इक्वल टू यम इंटू ए। अब F की क्या वैल्यू है? म्यू आर की वैल्यू क्या है? और उसको रख करके हम इसका त्वरण फाइंड कर सकते हैं। तो इस तरह से A इक्वल टू हो जाएगा F माइनस म्यू आर अपान यम। ठीक है बच्चों ना? तो इस तरह से इसको ज्ञात किया जा सकता है। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। हम आगे अब चर्चा करेंगे। देखिए, घर्षण आप छोटे क्लासों में पढ़ चुके हैं। घर्षण कितने प्रकार के होते हैं, बहुत से बातें आपको बताई गई होंगी सीमांत घर्षण के बारे में, है ना? इसके बाद लोटनी घर्षण के बारे में, सर्पी घर्षण के बारे में। तो
अब इसकी चर्चा हम यहाँ नहीं करेंगे क्योंकि आप लोग 6, 7, 8 में इसको पढ़ चुके हैं डिटेल से। तो यहाँ पर जो न्यूमेरिकली पार्ट है या जो थ्योरम है जो आपकी सिलेबस में दिया है, हम उसी की चर्चा करेंगे। आप लोग सब पढ़े हुए हैं, आप लोगों को सब पता है, ठीक। अब आगे हम चर्चा करते हैं बच्चों। इसमें जो हम चर्चा करते हैं वो मेन फैक्टर है आपका नद समतल पर गति। तो आइए नद समतल पर गति करते हैं। तो इसके लिए हमें जगह बनाना है। नद समतल पर गति, नद समतल पर गति, मोशन ऑन इंक्लाइंड सरफेस, इंक्लाइंड सरफेस। पिछले चैप्टर में हमने आपको बताया था और वहां में चर्चा किया था कि देखो ये जो है चिकना तल है और जहां चिकना तल होता है वहां घर्षण नहीं होता है। तो जो न्यूटन लॉ का चैप्टर हमने पढ़ाया था उसमें आपको चिकना का स्मूथ तल बताया था, उसमें कोई घर्षण नहीं होता था। बट यहाँ ये जो चैप्टर है नद समतल है, यह आपका चिकना नहीं है। इसका मतलब इसमें क्या है, फ्रिक्शन है। अब आइए हम देखते हैं, हमारा एक नद समतल है, इस तरह का थीटा कोण पर झुका हुआ है और इसमें कोई यम द्रव्यमान का पिंड है, यम द्रव्यमान का पिंड है और यह चढ़ना चाहता है ऊपर, ऊपर जाना चाहता है, ऊपर भी जाना चाहता है, नीचे की ओर देख सकते हो, दोनों स्थितियों में देख सकते हो। तो सबसे पहले हम देखेंगे ऊपर की ओर गति। ये पहली स्थिति इसमें होगी, ऊपर की ओर गति, मोशन ऑन अपवर्ड डायरेक्शन। ओके, तो यहां से आपका यम जी ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर कार्य करेगा। ये थीटा कोण है तो थीटा यहां पर बनता है, आपको बताया जा चुका है। ये हो जाएगा यम जी कॉस थीटा। इस डायरेक्शन में क्या लगेगा बेटा, यम जी साइन थीटा। अब यम जी साइन थीटा इस डायरेक्शन में है और इसको ले जाना है ऊपर। अब घर्षण भी इधर लगेगा क्योंकि इसका प्रतिक्रिया फोर्स ऐसे लग रहा है यहाँ, तो घर्षण बल भी इधर लगेगा, म्यू आर भी इसी डायरेक्शन में लगेगा, एम जी साइन थीटा भी इधर लग रहा है और घर्षण बल भी इसी डायरेक्शन में लगेगा। तो इसको ऊपर खींचने के लिए हमें बड़े बल की जरूरत पड़ेगी। वह बल क्या है, यफ बल है। तब यफ इस त्वरण से जाएगा, ये त्वरण से जाएगा, ठीक है ना बच्चों। तो यहां से हो जाएगा यफ माइनस म्यू आर माइनस, यहां पर आप पहले संतुलन देख लें। तो दो संतुलन होंगे, ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर संतुलन करने पर, ऊर्ध्वाधर करेंगे तो क्या मिलेगा, अब आर बराबर एम जी नहीं मिलेगा क्योंकि एम जी हमेशा ग्राउंड जो धरातल होता है उसके लंबवत लगता है। अभी आपका तल जो है लंबवत नहीं है, थीटा कोण पर झुका है, तो आर बराबर एम जी कॉस थीटा होगा। आर बराबर क्या होगा, एम जी कॉस थीटा। अब बताओ ऊर्ध्वाधर संतुलन के बाद क्या होता है बेटा, क्षैतिज संतुलन। क्षैतिज संतुलन में कौन खींच के ले जा रहा है, यफ। तो क्या होगा, यफ माइनस एम जी साइन थीटा माइनस म्यू आर इज इक्वल टू एम इंटू ए। अब यहां से हमको अगर त्वरण निकालना है तो ये बराबर हो जाएगा एफ माइनस एम जी साइन थीटा और म्यू आर, आर का मान समीकरण 1 से रखेंगे तो यहां से म्यू एम जी कॉस थीटा डिवाइड बाई एम कर देंगे। यहां से त्वरण हम फाइंड कर लेंगे। यही अगर नीचे की ओर गति होता, यही अगर क्या हो, नीचे की ओर गति,
अगर नीचे की ओर गति होगी बच्चों तो यह वास्तव में नीचे आना चाहेगा और नीचे की ओर स्वयं आ भी सकता है, घर्षण बल से ज्यादा लगेगा। तो नीचे की ओर गति अगर है तो हमें बल भी लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये थीटा है, यहाँ पर कोई पिंड है, अब ये पिंड आपका नीचे आना चाहता है। अगर नीचे आना चाहता है तो उसको आने दीजिए नीचे। ये आपका mg जो है नीचे की ओर कार्य करेगा, इस डायरेक्शन में आपका mg cos थीटा, ये थीटा कोण पर है और इसका जो रिएक्शन फोर्स है, रिएक्शन फोर्स आर इस डायरेक्शन में, ठीक है बच्चों, और इस डायरेक्शन में आपका घर्षण अब लगेगा क्योंकि इस एक इधर आना चाहता है इस साइड में, इसको खींच के लाएगा कौन? अगर कोई बल नहीं लग रहा है तो mg sin थीटा ही इसको खींच के ले आएगा, म्यू आर से ज्यादा लगेगा। और ए त्वरण से नीचे की ओर अगर आ रहा है तो ए स्थिति होगी। इसमें क्या हो जाएगा? ऊर्ध्वाधर संतुलन करने पर ये क्या हो जाएगा? आर बराबर mg cos थीटा, ठीक है बच्चों। और क्षैतिज संतुलन करने पर क्या हो जाएगा? क्षैतिज संतुलन करने पर ये हो जाएगा, ये आपका mg sin थीटा इज ग्रेटर देन फ्रिक्शनल फोर्स म्यू आर इज इक्वल टू m into a। इट कैन बी राइट mg sin थीटा, समीकरण 1 से यहाँ मान रख देंगे तो म्यू mg cos थीटा इज इक्वल टू m से डिवीजन करो, g sin थीटा माइनस म्यू जी cos थीटा इज इक्वल टू a। तो इस फार्मूले से हम क्या करेंगे? यहाँ से त्वरण निकाल लेंगे। तो इस तरह से हम घर्षण में करते हैं। इसी तरह से आपने देखा होगा क्रिकेट मैच वगैरह जब होता है तो पानी वगैरह सुखाने के लिए रोलर का प्रयोग करते हैं ना। तो रोलर का प्रयोग जब करते हैं तो रोलर को दो स्थिति होती है, एक होता है खींचना और दूसरा होता है ढकेलना। तो दो स्थितियां होती हैं, इन्हीं दोनों स्थितियों की हम चर्चा करके आपका इस फ्रिक्शन चैप्टर को आज समाप्त कर दें। देखो बच्चों, ये आपका क्या है? ये आपका एक रुक्ष तल है, यहां पर ये आपका क्या है? रोलर है। इसी तरह होता है। अब इस रोलर का जो टोटल मास है वो तो mg है। यम द्रव्यमान का रोलर था, स्वाभाविक है नीचे की ओर भार mg कार्य करेगा। रिएक्शन फोर्स ऊपर की ओर लग रहा है, रिएक्शन फोर्स ऊपर की ओर लगेगा। इस रोलर पर इस डायरेक्शन में यानी ऊर्ध्वाधर से थीटा कोण पर एक बल लगा के इसको खींचा जा रहा है। ऊर्ध्वाधर से थीटा कोण पर यह है खींचना। पहली प्रक्रिया है खींचना, यानी रोलर को खींचना, ठीक है बच्चों। अब इसको यह बल लगा के आगे की ओर अगर खींचेंगे तो ये आगे की ओर जाएगा, इसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन में बनेगा। अब यफ प्रतिक्रिया बल तो ऊपर जाएगा, यफ जो है इस डायरेक्शन में आएगा तो यफ cos थीटा इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में हो जाएगा यफ sin थीटा। इस डायरेक्शन में आपका म्यू आर, ठीक है बच्चों। अब इसको एक खींचेगा, खींचेगा यफ बल से खींचेगा तो इसमें कोई त्वरण जरूर उत्पन्न होगा। ये आपका त्वरण उत्पन्न होगा तो उसको हम देखेंगे। अब इसकी चर्चा कर रहे हैं। ऊर्ध्वाधर संतुलन करने पर, ऊर्ध्वाधर संतुलन करेंगे तो क्या मिलेगा बच्चों?
इस डायरेक्शन में ऊपर की ओर दो बल लग रहे हैं, आर प्लस एफ कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी। पहला समीकरण, क्षैतिज संतुलन करने पर, क्षैतिज संतुलन करने पर, क्षैतिज संतुलन करने पर क्या हो जाएगा बच्चों, एफ साइन थीटा ये ज्यादा होगा म्यू आर से, तो इसको खींच ले जाएगा, म्यू आर इक्वल टू एम इंटू ए। ये आपका दूसरा समीकरण। इन दोनों समीकरणों को हल करेंगे और हल करने के पश्चात ए का मान हम ज्ञात कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम त्वरण निकाल लेंगे यहाँ से। ये रोलर को खींचना हुआ। अब अगले टॉपिक की ओर हम चलते हैं। अगला टॉपिक हमारा है रोलर को ढकेलना। ढकेलना, रोलर को ढकेल रहे हैं बच्चों। ये हमारा एक रुक्ष तल है, ये आपका रुक्ष तल है, ये आपका कोई रोलर है। स्वाभाविक है इसका मास होगा कुछ, mg मास नीचे की ओर कार्य करेगा और रिएक्शन फोर्स आप ऊपर की ओर लगेगा। ये आपका यफ बल लगाया जाएगा, इसको ढकेल रहे हैं, कितना बल लगाकर यफ। अब इसका जो प्रक्रिया यानी इसका जो वेक्टर होगा वह किस डायरेक्शन में होगा, ऊर्ध्वाधर से हमने थीटा को मान लिया। तो ये अगर रेखा हम डॉट डॉट करके आगे बढ़ाते हैं तो शीर्षा बिंदु कोण द्वारा ये भी थीटा हो जाएगा। इस डायरेक्शन में आपका यफ काम करेगा, तो इसका जो कंपोनेंट बनेगा थीटा, तो ये है। इस डायरेक्शन में जो दो कंपोनेंट होंगे, एक तो आपका mg होगा और दूसरा जो है यहाँ पर आपका काम करेगा यफ कॉस थीटा। और इस डायरेक्शन में क्या होगा बेटा, यफ साइन थीटा। अब बता सकते हो हम इधर से धक्का दे रहे हैं, गति इधर कर रहा है तो घर्षण किधर लगेगा, इधर लगेगा। तो घर्षण आपको म्यू आर इधर रोकने का प्रयास करेगा, बट इट कैन नॉट बी सक्सीड बिकॉज माय फोर्स इज सुब्सेड। ओके, तो यहां हो जाएगा ऊर्ध्वाधर संतुलन करने पर, ठीक है बच्चों। तो आर इक्वल टू हो जाएगा एफ कॉस थीटा प्लस एम जी। ये आपका पहला समीकरण। दूसरा समीकरण आपका हो जाएगा एफ साइन थीटा माइनस म्यू आर इज इक्वल टू एम इंटू ए। अब इन दो ऐसे दो समीकरणों को हम हल करेंगे और इससे भी ए का मान निकालेंगे। इस तरह से आपको न्यूमेरिकल में ऐसी स्थितियां आएंगी और आपको न्यूमेरिकल का सामना करना पड़ेगा। अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल इसमें आपको मिलते हैं, तो आप लोग बड़े आसानी से न्यूमेरिकल हल कर सकते हैं। अगले दिन हम, क्योंकि आज थियरी का पार्ट बहुत छोटा था, समाप्त कर दिया है फ्रिक्शन का, लेकिन ये फ्रिक्शन पार्ट 1 है। पार्ट 2 न्यूमेरिकल लेकर के आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।